Yeah. Comrade Brinda Karat, Party Politburo member, is live now. Comrade, please start. थैंक यू निशा। मैं अपने बिहार की स्टेट कमेटी को और मीडिया टीम धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबसे मिलने मुझे मौका दिया है, क्योंकि हकीकत में हमारे पार्टी के लिए, हमारे तमाम साथियों के लिए आज की दुनिया देख रहे हैं, एक बहुत भयानक स्थिति हमारे सबके सामने है। और मालूम है कि जैसे अन्य प्रदेश में हमारे बिहार साथियों ने तमाम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत राहत कार्य में, और अभी लाखों मजदूर वापस आ बिहार में, अभी ये काम हमारे के लिए और विशेषकर उन प्रदेशों के लिए जहां लाखों मजदूर वापस आ रहे हैं, दुखी मजदूर, गुस्से में मजदूर, शोषित मजदूर, बेरोजगार मजदूर घर वापस आ रहे हैं, तो निश्चित पर वो पाएंगे कि चाहे कोई और कर न करे, लेकिन झंडा उनका साथ है, मैं ये उम्मीद करती हूँ। सुबह जब हम लोगों ने अखबारों को देखा तो है कि लाखों मजदूर आज भी सड़क पर है और वापस जाने के लिए। लेकिन आज के मोदी जी ने चुना अपनी खुद की तारीफ करने के लिए। पत्र उन्होंने हमारे देशवासियों के लिए दिया, हर रात तो अनिवार्य उसको छपना ही पड़ेगा, टीवी चैनल अनिवार्य देना ही पड़ेगा। उस पूरे पत्र में मुझे लगता है कि किसी और देश के प्रधानमंत्री और सरकार जो इतने बड़े संकट में है, वो घमंड के साथ और गैर संवेदनशील के साथ अपनी तारीफ करते हैं। उनकी कार्य के कारण आज हमारा देश इतना बड़ा संकट में है। तो और उस पत्र में आपने देखा, उन्होंने एक बयान दिया कि हम और हमारी सरकार, तो आज के दिन उनकी सरकार साल पूरी कर रही है, पिछले मई 2019 में कर वो आए और सरकार का गठन हुआ, और वो कहते कि हमने आर्थिक व्यवस्था को बहुत मजबूत किया, ये उनका एक है। जब आज चिंता वो बात है कि 2019-2020 के जो विकास यानी कि जो जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल उत्पाद, वो सरकार आंकड़े हैं, जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइज, जो सरकारी संस्था है जो आंकड़े पेश करते हैं, उन्होंने बताया कि 11 साल में सबसे कम जीडीपी का रेट है 4.2%। और इस चौथी जो चरण है इस साल की, यानी जनवरी से मार्च तक, वो केवल 3.1% है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब हमारे लिए क्या है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि पूरे देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वो भारी मंदी में है। मंदी तो हम पहले से बता रहे थे, सरकार तो स्टेट ऑफ डिनायल में थी कि ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अभी आंकड़े, उन्हीं के आंकड़े, जितना भी वो खेल करना चाहते हैं आंकड़ों के साथ, वो बताते हैं कि आज हम एक भारी आर्थिक संकट में हैं।
3.1%, जबकि नॉर्मल हमारी व्यवस्था थी। जनवरी से मार्च तक केवल 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन था, और उसका इतना भारी असर अगर होता है कि 4.1% से 3.1% आखिरी 4 महीने में है, केवल 1 हफ्ते के लॉकडाउन के आधार पर जो इंटेंसिफाई हुआ, जो और तेज हुआ, तो आप सोचिए आने वाले दिनों में क्या होगा। क्योंकि इंडस्ट्री चौपट है। उन्होंने ये भी बताया जो को इंडस्ट्रीज है, जो मुख्य है, माइनिंग है, सीमेंट है, जो हमारे देश के मुख्य उद्योग है, वो नेगेटिव रेट में गए हैं। और उसका हम लोग इस बात पर भी देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर इसके कारण बेरोजगारी कितना बढ़ रहा है। पिछले साल भी आपको याद होगा, ये सामने आया हकीकत कि पिछले 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर, दर पर बेरोजगारी का रेट है, और अभी वो और भी बहुत तेजी से बढ़ गया। इस लॉकडाउन में ही सिर्फ अप्रैल महीने में, और अप्रैल और मई को अगर आप जोड़ेंगे तो 12 करोड़ से 15 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ये अलग है कि ऑलरेडी जितने बेरोजगार थे, लेकिन जिनकी जीविका कुछ थी, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, जो डेली वर्कर हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जो छोटे एंटरप्राइजेस में मजदूर थे, उनकी संख्या भी लगभग 12 करोड़ है जो आज बेरोजगार हो गए हैं इस लॉकडाउन के कारण। और अभी जो आंकड़े आए हैं वो ये भी दिखाते हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, वहां भी 1 करोड़ से अधिक जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, वो भी बेरोजगार हुए, 1 करोड़ से अधिक। सर्विस सेक्टर में, यानी दुकानों में, होटल में, ये तमाम जगह पर भी 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हुए। तो आप ये समझ सकते हैं कि केवल असंगठित क्षेत्र में नहीं, संगठित क्षेत्र में भी, सैलरीड एम्प्लॉयज में भी भारी बेरोजगारी का है। तो ये एक आर्थिक संकट है हमारे देश में, और उस आर्थिक संकट के संबंध में आज मोदी जी अपनी तारीफ करके कहते हैं कि वाह रे वाह, हमने इतना बढ़िया काम किया कि इस पूरे आर्थिक व्यवस्था को हम मुकाबला करके हम खड़े हैं। और उस पूरे पत्र में उन्होंने लिखा है, 5 बार मोदी जी का एड्रेस हुआ इस देशवासियों को, 5 बार इस लॉकडाउन में। आखिरी बार जब वो बोले, एक शब्द बोले हमारे माइग्रेंट मजदूर भाई और बहनों के लिए, और इस कहा कि हमें दुख है कि इतना पीड़ा हुआ। हम कह नहीं सकते हैं कि पीड़ा नहीं हुआ, हाँ पीड़ा हुआ, और हमें दुख हुआ कि इतना पीड़ा। मोदी जी, आपके दुख से हम क्या करेंगे? अपने दुख को आप अपनी जिम्मेदारी को समझकर आप कीजिए। परसों सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट की क्या विवेक है हम नहीं समझते हैं, लेकिन उन्होंने पहले इनकार किया कि हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पर। लेकिन बाद में सुओ मोटो नोटिस लेकर परसों वो केस आया, और उस पूरी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सरकार का क्या रवैया था कि अभी हम लोग लगभग 90 लाख मजदूरों को अपनी रेलवेज के द्वारा हमने भेजा। इसके अलावा बसों का भी हमने इंतजाम किया, और भी हम करेंगे। तो हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी कर ली। ये मोदी जी का बयान है, और फिर कहते कि मुझे दुख है पीड़ा का।
और 90 लाख मजदूरों का टिकट का पैसा भी वो देने के लिए तैयार नहीं हुए। मजदूरों को खुद कर्जा लेकर या किसी भी तरह का, कोई प्रदेश सरकार ने किसी को दिया या नहीं दिया, लेकिन मजदूरों अपने खर्चे पर घर वापस आना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता, जो मोदी जी की वहां प्रतिनिधि है, उन्होंने केवल अपनी तारीफ नहीं की वहां कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ किया, उसके साथ साथ प्रदेशों के ऊपर जिम्मेदारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इतने मतलब सबकी पानी फेर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले देते हुए एक बार पूछा तक नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कि ऐसी स्थिति कैसे बनी कि करोड़ों मजदूर इस प्रकार लाचार हो गए हैं। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी चुप, जो कुछ बोले सब स्वीकार किया और उल्टा प्रदेशों को कहा कि आप खर्चा कीजिए। तो जो मोदी जी की चिट्ठी है और जो उनका बयान है और जो उनका रवैया है, ये हमें समझने की जरूरत है कि पिछले 2 महीने पूरे लॉकडाउन में कोरोना वायरस के संबंध में कम, लेकिन अपने एजेंडा को इस लॉकडाउन के आधार पर और इस लॉकडाउन के नाम पर अपने पॉलिटिकल, कल्चरल, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक एजेंडा को हम कैसा पूरा कर सकते हैं, ये है पूरे इस 2 महीने के लॉकडाउन के परिणाम। अभी अगर हम एक एक करके अगर हम देखते हैं, अगर हम पैंडेमिक को देखते हैं, अगर हम महामारी को देखते हैं, तो ये महामारी की शुरुआत दिसंबर में जब वुहान चीन में पता चला और जनवरी में बहुत जल्दी चीन ने तमाम दुनिया को बता दिया WHO के द्वारा, और यहाँ तक कि जीनोम की सीक्वेंसिंग, जो पूरा जो वायरस है उसकी जो डिटेल सीक्वेंसिंग भी बहुत जल्दी उन्होंने तमाम देशों के साथ शेयर की, ताकि दूसरे देश भी इसकी तैयारी करें, इसको समझने में और इसकी मुकाबला करने में। और एक मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा जो गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये वायरस नेचुरल वायरस नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये चीन की एक लेबोरेटरी से बना था और वो निकला है। आज भी किसी ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या मैडम ये सही है कि गलत है? ये सरासर झूठ है। तमाम दुनिया के वैज्ञानिकों ने, जिसमें अमेरिका के भी टॉप साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बयान देकर WHO ने खुद कहा कि ये बिल्कुल गलत प्रचार है जो अमेरिका का प्रचार चल रहा है और इसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि हमारे साथियों को भी, क्योंकि मीडिया का और सोशल मीडिया का इतना बड़ा जबरदस्त है, तो हमें समझना चाहिए ये प्राकृतिक वायरस अभी पूरे दुनिया में 210 देशों में फैला है। 7 लाख के लगभग अभी पूरे पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें 6 लाख की मौत हुई है और 1 लाख उस 6 लाख की मौत में सिर्फ अमेरिका के है। और अधिकतर जो मृत्यु हुई है वो सब विकासशील पूंजीवादी देशों में हुआ है। और उससे हम इस परिणाम पर आ सकते हैं कि क्योंकि वहां पब्लिक हेल्थ सिस्टम पूरे तौर पर प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की आधारित वहां हेल्थ सिस्टम है और पूरी सरकार प्राइवेट सेक्टर के ऊपर निर्भर है, तो ये न्यू लिबरल पॉलिसीज के चलते वहां ये हालत बनी। और उसकी तुलना में हम देखते हैं कि तमाम समाजवादी देशों में, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम और सरकार की एक फोकस दृढ़ता ये रही कि हम इस वायरस को कैसे समाप्त करें वैज्ञानिक रूप में, तो इसलिए वो बहुत कामयाब हुए उसमें सफलता पाने में। अब मोदी जी ने
जनवरी, फरवरी, मार्च में और कामों में व्यस्त थे, ट्रंप की स्वागत के में, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के काम में, दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों करवाने के काम में, वो बहुत व्यस्त थे उसमें। लेकिन अचानक 22 मार्च को उन्होंने जनता कर्फ्यू करके 24 तारीख को लॉकडाउन कर लिया। और उस लॉकडाउन के भाषण में आप याद करेंगे, उन्होंने कहा हम 21 दिन की लॉकडाउन में, जैसे महाभारत का युद्ध 21 दिन में सफल रहा और गलत लोगों का डिस्ट्रक्शन हुआ, उसी तरह हिंदुस्तान 21 दिन में महाभारत की जैसे हम युद्ध को जीतेंगे। विज्ञान का कोई आधार नहीं था हमारे प्रधानमंत्री जी की समझ में। ये तो एक बात स्पष्ट है, वो समझे नहीं या जानबूझकर बोले, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक ये साइंस नहीं हुआ कि ब्रेन के अंदर घुस के हम बोले। मन की बात तो हमने सुना, और मन की बात में उन्होंने कहा कि महाभारत की युद्ध 21 दिन में समाप्त। आज लॉकडाउन की 5वां चरण पर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल 31 मई को ऐलान होगा लॉकडाउन का क्या है। तो मैं तमाम बातों पर न जाते हुए एक बात पर मैं जरूर कहूंगी कि अगर ये बात सच था कि लॉकडाउन की अनिवार्यता महाभारत युद्ध की जैसे हम जीतेंगे, तो उसमें मोदी जी झूठ बोले देश को और उसमें पूरे तौर पर असफल रहे। लेकिन अगर हम इस रूप में भी देखें कि लॉकडाउन की जरूरत इसलिए भी थी कि देश को समय चाहिए था अपने स्वास्थ्य ढांचा को ठीक करने में, तैयारी करने में, वेंटिलेटर्स के लिए जो हमारे नर्सेस, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जो पूरे फ्रंट लाइन पर है इस पूरे संघर्ष में, अगर उनकी इक्विपमेंट के लिए भी हमें तैयारी करनी है, हमें लेना है, हमें खरीदना है, हमें पैसा खर्च करना है, हमें इस पूरे देश को तैयार करना है, तो हम समझ सकते थे कि हाँ, ये लॉकडाउन का जितना नुकसान हुआ, लेकिन ये फायदा हुआ कि हमारा हेल्थ सिस्टम मजबूत हुआ। लेकिन क्या ये हुआ? कुल मिलाकर 15,000 करोड़, सिर्फ हमारा जीडीपी का सिर्फ 1.15% है पूरा सेंट्रल और स्टेट का हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो बहुत ही कम है, जो कुछ भी नहीं है। और अधिकतर पूरा प्राइवेटाइज है, हम जानते हैं पूरा प्राइवेटाइज हेल्थ सिस्टम। लेकिन आप देखिए लॉकडाउन की 15,000 करोड़ रुपया उन्होंने कहा हम देंगे। फर्स्ट जब निर्मला सीतारमन का जो फर्स्ट 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज था, सिर्फ 15,000 करोड़। उसके बाद मोदी जी ने कहा हम कुछ पीएम केयर फंड से भी, जिसका कोई हिसाब किताब देने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी मर्जी, कितने हजारों करोड़ उन्होंने ले लिया उसमें, लेकिन यहां नहीं दिया, बहुत कम दिया। अभी आप पूछिए उस 15,000 करोड़ कैसे खर्च हुआ? केवल 3,000 करोड़ प्रदेशों को दिया गया, बाकी 7,000 करोड़ वो कहते 1 और 4 साल के बीच हम बाकी सब ये खर्च करेंगे, और जो सेंटर के लिए जरूरत है हम करेंगे। अब इस लॉकडाउन में क्या है, मैं आपको कुछ आंकड़े पेश करना चाहती हूँ। आप गुजरात मॉडल को लीजिए। आज गुजरात और महाराष्ट्र, और अभी गुजरात क्योंकि छोटा है, महाराष्ट्र का बड़ा प्रदेश, अब गुजरात को लीजिए। गुजरात मॉडल का हेल्थ का क्या पोजीशन? बिहार के कितने मजदूर सूरत में काम करते थे, बिहार के इतने मजदूर गुजरात में परेशान होकर लौट रहे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। गुजरात के अंदर, जहां गुजरात के 6.5 करोड़ आबादी है, वहां गुजरात में जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है वो केवल 438 पब्लिक हॉस्पिटल है। उसकी तुलना में केरला में, जहां 3.5 करोड़, 3 करोड़
3,40,00,000 जनता है, 3.4 करोड़ आबादी है, उसमें 1280 पब्लिक हॉस्पिटल्स है। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में केवल 20,000 बेड्स हैं, केरल में 38,000 हैं। गुजरात में जो आईसीयू बेड्स है वो केवल 1,000 हैं, केरल में लगभग 2,000 है, 1900 कुछ बेड्स है केरल में। और अगर आप पूरे वेंटिलेटर्स को देखें, कितने वेंटिलेटर्स पूरे प्रदेश में हैं? गुजरात में 1632 वेंटिलेटर पूरा आबादी के लिए गुजरात में है, और केरल में है 2481। तो आज अगर गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में दिखा रहा है, प्राइवेटाइजेशन का मॉडल, कॉर्पोरेटाइजेशन का मॉडल, अमीरों के लिए मॉडल, ये गुजरात का मॉडल अगर है, तो केरल का मॉडल जो पूरी दुनिया ने आज स्वीकारा है, जो लेफ्ट फोर्सेस के कारण, हमारी हस्तक्षेप लगातार के कारण और आज हमारी सरकार होने के कारण ये फर्क है। और पूरे लॉकडाउन में साथियों, मोदी सरकार ने इस पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा 2 लाख हम मास्क बना रहे दिन में। 2 लाख मास्क से क्या होने वाला है? जहां करोड़ों मास्क की जरूरत है, आप 2 लाख मास्क बनाकर आप क्या दिखा रहे हैं? क्योंकि करोड़ों की तादाद में हमारे लोग जा रहे हैं, फ्रंटलाइन पे काम कर रहे हैं। तो उस पूरे लॉकडाउन में हेल्थ के लिए जो इस लॉकडाउन का कोई अर्थ होता कि इतनी त्याग दिया, इतनी कुर्बानी दी कि हेल्थ सिस्टम मजबूत हो और हम लॉकडाउन के आधार पर मजबूत करके हम अपनी मृत्यु की दर और कोविड फैलने का दर को हम कम करेंगे। उल्टा हुआ, मार्च 24 को जहां 365 केस थे, आज लॉकडाउन की 5वां चरण में प्रवेश करते हुए हमारे देश में 1,64,000 के लगभग केस हैं। तो लॉकडाउन पूरे तौर पर फेल रहा है। मैं इस बहस में नहीं जा रही हूँ लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारी बातें, लेकिन उसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सामने सवाल है, आपने लॉकडाउन किया, पूरे देश ने आपका साथ दिया, पूरी देश पूरी कुर्बानी देकर आपका साथ दिया, लेकिन लॉकडाउन के बाद आपने क्या किया? हेल्थ सिस्टम को ठीक करने में आपने शून्य किया। आपने वो 15,000 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया। इसलिए मोदी जी, आप पहले सवाल पर पूरे तौर पर आपने इस देश को धोखा दिया। इसलिए साथियों, हेल्थ के सवाल पर हमें इस पर बहुत जोर देने की जरूरत है। अब मैं आती हूं कि इस लॉकडाउन के समय एक बात बिल्कुल स्पष्ट हुई कि इस केंद्र सरकार ने हमारे 14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ नहीं सोचा। अब कितने करोड़ हैं, ये हमारी देश की श्रम नीति की और ये पूंजीवादी ढांचा की जो एक आंतरिक बात है मजदूरों की शोषण की, वो इस लॉकडाउन में इतने स्पष्ट तरीके से सामने आए कि सरकार को मालूम ही नहीं है कि कितने माइग्रेंट वर्कर हैं। पार्लियामेंट में मार्च महीने में हमारे कॉमरेड नटराजन ने ये सवाल पूछा कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं लॉकडाउन से पहले, क्योंकि हमें मालूम था कि क्या होने वाला है अगर लॉकडाउन होता है माइग्रेंट मजदूरों का। तो सरकार ने जवाब दिया कि हम कह नहीं सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन लगभग 10 करोड़ होंगे।
सेंसस में 14 करोड़, पार्लियामेंट में 10 करोड़ और निर्मला जी सीतारामन ने कहा 8 करोड़। तो सरकार को पता नहीं है। सरकार कहती है रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करिए, बात सही है, क्योंकि जो कानून है रजिस्ट्रेशन करने की, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979, उसको तो आपने रद्दी की टोकरी में डाल रखा है। आपने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो कानून है, इस कानून को आप लेबर कोड के अंदर समाप्त करके आप मर्ज करने वाले हैं। तो इस समय जब सबसे अधिक जरूरत है एक विशेष माइग्रेंट वर्कर्स कानून के लिए, वो कानून की धज्जियां उड़ा दी इतने सालों में, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और अब वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार कि मेरे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर कोई देश प्रदेश के बाहर नहीं जाएगा। तुम कौन होते हो तानाशाह? अपने मंदिर की योगी हो सकते हो, लेकिन आप कैसे मजदूरों को रोक सकते हो अगर वो जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? तो माइग्रेंट वर्कर्स की कानूनी हालात न होने के कारण पूंजीवाद का और विशेषकर न्यू लिबरल पॉलिसीज का, श्रम की खुली लूट की नीति के कारण, और अभी इसको एक कदम आगे बढ़ाकर, जो मैं बाद में आऊंगी जब मोदी सरकार के एजेंडा पर आऊंगी, कि पूरे लेबर लॉज ही समाप्त कर रहे हैं, तो उसके कारण आज ये हालात हैं। और अगर हम पूछे कि इतनी संख्या कैसे बढ़ गई माइग्रेंट वर्कर्स की, इतनी संख्या कैसे बढ़ी, हमें वापस गांव जाना पड़ेगा। हमें वापस देखना पड़ेगा कि गांव के अंदर ऐसी स्थिति बनी, और बिहार में विशेष। और आज ही हमारे बिहार के सेक्रेटरी कॉमरेड अवधेश मुझे बता रहे थे, बिल्कुल सच है, कि सामंतशाही शोषण बिहार के गांव में, देहात में, फ्यूडल का लूट की पॉलिटिक्स जो बिहार की सरकारों ने लगातार बल दिया, क्रूर दमन, भूमि सुधार को एक तरफ रख के लूट, जिसके कारण एक बहुत भारी संख्या में बिहार से, उत्तर प्रदेश से और इन तमाम हिंदी भाषी क्षेत्र से लोगों का पलायन शुरू हुआ। और अभी उड़ीसा, बंगाल, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से, तो पूंजीवाद का जो अनइवन डेवलपमेंट का जो नियम है कि जहां पूंजी जाता है, जहां मुनाफा उनको दिखता है, वहां जाता है, कोई प्लानिंग नहीं है। और इसलिए उन तमाम प्रदेशों में जहां सामंतशाही ताकतों का बोलबाला है और जहां और कोई मौका नहीं है रोजगार का, शोषण के कारण, भूमि सुधार न होने के कारण, रूरल इंडस्ट्रीज न बढ़ाने के कारण एक पलायन हुआ। और वो लोग जो शहर में आए सबसे नाजुक स्थिति में, और मैं कहूंगी हमारी ट्रेड यूनियंस की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है और आज भी है कि हम इन मजदूर साथियों के साथ मिलकर हम कैसे उनको संगठित करें। हमारे लिए भी इसमें एक बहुत भारी शिक्षा है जो हमें लेने, हमारी सबको लेने की जरूरत है। लेकिन खैर, आज माइग्रेंट मजदूर जो हालात हैं पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने, बहुत लोग कहते हैं कितनी दयनीय स्थिति है, बेचारे, हमारा दिल दुखता है। हमने सुना बहुत अच्छे बड़े सेलिब्रिटीज भी बोले कि नींद नहीं आती है क्योंकि वो छवि मेरे आंखों के सामने है। बिल्कुल सही है, एक कंपैशन होता है, एक दुख होता है, लेकिन साथियों ये दुख और कंपैशन का सवाल नहीं है सिर्फ,
वो तो है ही, ये अधिकार का सवाल है। ये उस पूंजीवाद की ढांचा के जो आंतरिक हकीकत है, मजदूर की श्रम की खुली लूट विदाउट एनी लॉज, अनडॉक्यूमेंटेड, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। हमें पता है यही मजदूर हैं जो छोटे फैक्ट्री में काम करते, जब हादसा होता है, जब एक्सीडेंट होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जब बिल्डिंग ऊपर से गिरते हैं, खुद हमने देखा, कितने बार गए वहां, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पता ही नहीं, नाम, पता, परिवार, परिवार गांव में इंतजार कर रहे हैं, और यहां इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं। ये हिंदुस्तान की लेबर फोर्स, हिंदुस्तान की लाइफ फोर्स, हिंदुस्तान को जिंदा रखने वाली फोर्स आज हिंदुस्तान की नागरिकता का अधिकार की मांग हम करते हैं। क्योंकि आज जो दिखाई दे रहा है, जो बाहर देश के ऐसे दुश्मन आके यहाँ रह रहे हैं, घर करके ये व्यवहार हो रहा है, वो नागरिक अधिकार आज नहीं है। अभी 90 लाख वापस गए, अभी जाएंगे। अभी हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मंदी में, इस आर्थिक परिस्थिति में मजदूर क्या करेंगे? क्या वो वहां गांव में रहेंगे, या मजबूर होकर उनको फिर गांव छोड़कर शहर में आना पड़ेगा? आज जब वो वापस जा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज है उनके लिए, क्या क्वारंटीन है, क्या हेल्थ की फैसिलिटीज है? ये तमाम मुद्दे आज हैं। और उस दृष्टिकोण से अगर हम सरकार की नीति को देखते हैं कि ये एक भारी संकट है, तो इसके लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी है, आप ये बताइए। आप क्या करना चाहते हैं, आप बताइए। तो निर्मला सीतारमण जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर लिया 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज, जीडीपी का 10%, जो पूरी दुनिया में हम लोग रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, उन्होंने भाषण दिया, और 5 दिन जैसे प्याज के छिलके होते हैं, निर्मला जी बैठी दुनिया देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्याज के छिलके को छीलते छीलते छीलते, और देश रोते 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 पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड है। 20 लाख करोड़ का नाम, लेकिन एक्चुअली जो सरकार का अपना खर्चा है, वो केवल एडिशनल खर्चा 2 लाख करोड़ रुपया, और वो भी कब देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी तक जो पहला पैकेज में देना चाहिए था, वो भी अभी सबको नहीं मिला। 2 लाख करोड़ रुपया, 1% जीडीपी। हमारे देश की जीडीपी 30 लाख करोड़, जो हमारा देश का बजट था, जो देश का बजट था इस साल का, वो 30 लाख करोड़ प्लस था, वो ऑलरेडी बजटेड है। अब अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, तो ये 30 लाख करोड़ रुपया प्लस 20 लाख करोड़ रुपया, यानी 50 लाख करोड़ रुपया का हिसाब होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये 20 लाख करोड़ में बहुत सारे जो स्कीम्स ऑलरेडी बजट की स्कीम्स थे, वो उन्होंने जोड़ दी। मिसाल आपको मैं बताती हूँ। अब पीएम किसान स्कीम, जिसमें 2000 रुपया देना है, 14 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन जिसको उन्होंने पैसा देना है, और ये भी बहुत कम।
अभी इन्होंने 2,000 रुपया जो ऑलरेडी बजटेड था वो इस पैकेज में जोड़ दी, लेकिन उसमें भी सबको नहीं मिला। जो निर्मला जी ने जो आंकड़े दिए 18,700 करोड़ रुपया, 2000 से अगर हिसाब से आप लगाएंगे तो केवल 7 पॉइंट समथिंग करोड़ किसानों को मिला है, 9 पॉइंट समथिंग करोड़ किसानों को मिला है, 14 करोड़ किसानों को नहीं। एक और बात मैं आपको बताती हूँ कितनी ढोंगी है। तो एडिशनल खर्चा उन्होंने कहा कि हमारा 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़ हम मुफ्त में अनाज देंगे। मार्च में उन्होंने कहा हम मुफ्त में अनाज देंगे और पूरी तैयारी हो गई है क्योंकि हमारे एफसीआई के गोदाम भरे हुए हैं। साथियों, आज रामविलास पासवान जी जो आपके प्रदेश के हैं, बिहार के, जो देश के फूड मिनिस्टर हैं, आज देश के सामने आकर कहते हैं कि 17 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन नहीं मिला। प्रदेशों को वो दोष दे रहे हैं। हकीकत क्या है? हमने भी कुछ स्टडीज की, हमारे साथी जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सारे आंकड़े को देखे। हर महीना फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को 45 लाख टन देना पड़ता है। 45 लाख टन, ठीक है। अभी अगर मोदी जी कह रहे हैं कि इसके अलावा हम हर व्यक्ति को 5 केजी मुफ्त में देंगे, इसका मतलब सेंट्रल एलोकेशन जहां 43 टन है उसका डबल करना पड़ेगा, मतलब 86 लाख टन देना पड़ेगा। लेकिन किया क्या? 45 लाख टन तो भेज दिया जो एफएसए का था, लेकिन जो एक्स्ट्रा देना था अप्रैल महीने में केवल 23 लाख टन और मई महीने में केवल 26 लाख टन। तो जब रामविलास जी कहते हैं 17 करोड़ लोगों को नहीं मिला, रामविलास जी आपकी जो अरिथमेटिक और मैथ्स है ना, इसमें आप चेक कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक संख्या में लोग हैं हमारे देश में जिनको ये फ्री फूड ग्रेन प्राप्त इसलिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सेंटर की गोदाम से नहीं दिया, जबकि रबी का फसल वापस आ रहा है, प्रोक्योरमेंट हुआ है, और अभी हमारे एफसीआई गोदामों में 7.5 करोड़ टन नहीं, अभी 8.7 करोड़ टन एफसीआई गोदामों में है, बाहर पड़ा हुआ है, कवरिंग भी नहीं है। अगर कोई तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, वो सारा बर्बाद होगा। ये कितना बड़ा अपराध है। तो आज हम लोगों ने इसलिए कहा कि जब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, जब पूरा इंडस्ट्री चौपट है, जब नेगेटिव ग्रोथ है, जब कहीं भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चलेगा क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, तो आपको एक बड़ा इंजेक्शन पैसा का आपको इस इकोनॉमी में देना पड़ेगा 2 स्तर पर। पहला, हमने कहा आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए। उन्होंने 500 रुपया 3 महीने के लिए केवल महिला जनधन को किया, केवल, और वो भी पूरा हुआ कि नहीं हमें शक है। 500 रुपया महीने में वो महिला क्या करेगी? उनके ऊपर कितना बोझ है आज। तो हमने कहा आप कम से कम, क्योंकि लोग कर्जे में है, कोई आमदनी नहीं है, मिनिमम 7,000 7,500 रुपया आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कीजिए। हमारे इकोनॉमिस्ट ने कहा ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपया का होगा। आपने 20 लाख करोड़ रुपया की पैकेज का ऐलान किया, आप ये कीजिए। इसके साथ साथ आप फ्री फूड ग्रेन
आप सबको दीजिए, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, अंगूठा लगाओ, राशन कार्ड दिखाओ। आधार नहीं है, अभी सीतारामन जी कहते हैं कि 8 करोड़ और मजदूरों के लिए हम दे रहे। क्यों इतने झूठ से आप दूर रख रहे हैं? फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है ना, सच्चाई से डिस्टेंसिंग की बात तो नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ तो सच्चाई से डिस्टेंसिंग की बात चल रही है इनकी हर शब्द में। इसलिए साथियों, ये पैकेज एक लोन मेला है, लेकिन लोन मेला में भी खोट है। उन्होंने कहा कि हम 3 लाख करोड़ रुपया छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेस को देंगे। उससे पहले मंत्री जी नितिन गडकरी ने कहा एक इंटरव्यू में कि 5 लाख करोड़ रुपया हमें देना है, उनकी लोन्स का हमें उनको देना है, जो हम ओ करते हैं उनको बैक टैक्सेस में या किस में, जो बड़े पूंजीपति है, जो बैंक है और जो सरकार है, जो पब्लिक सेक्टर है, उनको देना है। तो जब माइग्रेंट्स वापस घर आ रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपया में, उनके लिए कुछ नहीं है, ये हमें देखना है। तो वो आ रहे हैं एक ऐसी स्थिति में जहां सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं दिया। तो अब क्या होगा, कैसे काम होगा? पहले उनके लिए बाधा है हेल्थ का। क्वारंटीन सेंटर्स इतनी बुरी हालत में हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक वेव आया बिहार में, अभी बहुत और सारे आएंगे। इसलिए क्वारंटीन सेंटर्स को आधार बनाकर निश्चित रूप पर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में जहां वो क्वारंटीन सेंटर्स है, हमें बीडीओ के पास, हमें वहां के अथॉरिटीज के पास, सब जगह जाकर हमें करना पड़ेगा। वो लोकल लेवल पर ये करना बहुत जरूरी है जहां क्वारंटीन सेंटर्स हैं। और इसके साथ साथ जो टेस्टिंग का है, इसमें साथियों ये भी जरूरी है, हम भी जिम्मेदारी के साथ इस बात को रख रहे हैं कि कल हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में, तो हमारा विरोध जब हम करेंगे उस फ्रेमवर्क के अंदर करके हम जरूर करेंगे। लेकिन विरोध हमारा कम नहीं होगा, विरोध हमारा मुखर होगा। लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स और माइग्रेंट्स के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर हमें बहुत जोर देने की जरूरत है इस वक्त, विशेषकर उन प्रदेशों में जहां हमारे मजदूर वापस आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स है जिनका वर्ग पहचान बढ़ गया है। उसको हमें समझकर कैसे हम करेंगे, कौन से मन से, कौन से यूनियन से, कौन से तरीके से, उसमें किसान सभा, एग्रीकल्चर वर्कर्स, महिला समिति, जो भी हम लोग हैं, ट्रेड यूनियन के साथ, पार्टी के साथ, ये एक हमारा बहुत बड़ी दायित्व है कि हम माइग्रेंट वर्कर्स जो वापस जा रहे हैं, हम कैसे उनके साथ खड़े हों, क्योंकि सरकार की 20 लाख करोड़ की पैकेज में शून्य है उनके लिए। अब आप आगे बढ़िए, जब हम गांव में आते हैं, इस आर्थिक संकट में निश्चित रूप पर मनरेगा हमारे लिए बहुत जरूरी काम का आधार है। अभी मनरेगा की अगर आप स्थिति देखें, और इसलिए मैं थोड़ी डिटेल्स में जाऊंगी क्योंकि इतने इसमें भी सच्चाई से इतनी फिजिकल डिस्टेंसिंग और मानसिक डिस्टेंसिंग हमारी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री और पूरे सरकार रख रही है। उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा 40 to 60% बढ़ोतरी हो गई। कितनी गलत बात है। जो आंकड़े अप्रैल महीने से मनरेगा की वेबसाइट में हैं, वो 26% कम है पिछले साल से, कम है। और सिर्फ कम नहीं, पिछले साल भी कम था। आपको याद होगा हम लोगों ने कहा मनरेगा का सिर्फ 40%, 40 दिन साल भर का था, 100 दिन की बहुत कम। तो ये मनरेगा की हकीकत ये, अभी वो कहते हैं हमने 40,000 करोड़ ज्यादा दे दिया।
पहले हमने 61,000 करोड़ दिया, अभी हम 40,000 और करोड़ देंगे, 1 लाख करोड़ से अधिक हम लोग देंगे, जिसमें हम 300 करोड़ काम के दिन हम तैयार करेंगे। अब आप देखिए इनके हिसाब कितनी गलत है। 61,000 करोड़ जो बजट में दिया, उसमें 11,000 करोड़ पिछले वेतन और मटेरियल का बकाया था स्टेट्स को देने का, उसको आप हटा दीजिए, जो बकाया था आज भी पूरा नहीं दिया, तो 50,000 करोड़ बचता है। 50,000 करोड़ के साथ आप 40,000 करोड़ जोड़िए, 90,000 करोड़ होता है 5वां महीने में, इसलिए इतना पैसा तो ऑलरेडी खर्च हो चुका है। तो 90,000 करोड़ तो इस समय है नहीं, उसका तो अधिक पैसा ऑलरेडी खर्च हो गया है लॉकडाउन से पहले। अब ये दिन है, बहुत सख्त जरूरत होगी, और बारिश के दिनों में हम जानते हैं कि मनरेगा का काम बहुत कम होता है। तो मनरेगा एक पैसा कम दिया है, अगर मान लीजिए 1 या 2 करोड़ अधिक आते हैं हर प्रदेश में जहां मनरेगा की जरूरत है। अभी तो कह रहे हैं कि बिहार में 15 लाख करोड़ आ गए और 27 लाख करोड़ को वापस आना, कोई आंकड़ों का खेल चल रहा है, किसी को एक्चुअल पता नहीं है। लेकिन इसका मतलब जितने लोग अभी बिहार में मनरेगा चाहते हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, उनकी संख्या बहुत जबरदस्त बढ़ेगी, और देश भर में ये होने वाला है। तो अगर आपको 100 दिन का काम पिछले साल, जो एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स है 8.23 करोड़, 8.23 लाख करोड़ एक्टिव जॉब होल्डर्स, आप अगर 1 करोड़ भी सिर्फ जोड़े पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो बहुत ही कम है, लेकिन मैं बहुत कम ही जोड़ रही हूं, अगर 1 करोड़ और भी जोड़ ले, तो भी अगर आपको 100 दिन का काम देना, आपको चाहिए 2,64,000 करोड़ रुपया। क्या मखौल कर रहे हैं हमारे साथ। इसलिए साथियों, मनरेगा एक संघर्ष का बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मैदान बनने वाला है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो वैकल्पिक नीति की हमने पूरा ब्लूप्रिंट दिया, उसमें हमने कहा रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाइए, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो वैल्यू एडेड छोटे छोटे उद्योग को आप बढ़ाइए। मैंने देखा नीतीश कुमार की प्लान में उन्होंने कहा हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट बेस्ड इंडस्ट्री करेंगे, ये तो बहुत सालों से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बना, जो बना वो भी बंद और चौपट। और अभी चुनाव क्योंकि आगे है तो ये सारी बातें कर रहे हैं, और पिछला जो हुआ उसका कोई जवाब नहीं। और ये लोग इतने डर रहे हैं इन प्रवासी मजदूर और पूरी स्थिति से कि यहां तक वो पहुंच गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑनलाइन वोटिंग करेंगे, ताकि उनको और भी बढ़िया तरीके से पूरा रिजल्ट को मैनिपुलेट करने का पूरा अधिकार हम उनको दे दें। क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो प्रवासी मजदूरों के मुद्दे, मनरेगा के मुद्दे हमारे पूरे ब्लूप्रिंट के साथ जोड़कर अगर हम देखें, तो इस समय जो पूंजीवादी संकट है, 2 बातें सामने आ रही है। पूंजीवाद का संकट, और उस संकट का रास्ता निकालने के लिए मोदी सरकार और उनके एनडीए के पार्टनर्स ये पूरा बोझ मजदूर और किसानों के ऊपर डालना चाहते हैं, और दुनिया भर में राइट विंग गवर्नमेंट से कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी ये कर रहे हैं, और उसके आधार पर अपना एजेंडा वो पुश कर रहे हैं, जो न्यू लिबरल एजेंडा है, जो इस लॉकडाउन पैकेज में उन्होंने कहा हम ईज ऑफ बिजनेस के लिए पूरे क्षेत्र को हम खोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। और उनकी उम्मीद है कि चीन से बहुत सारे कंपनी हिंदुस्तान में आएंगे, और इसलिए चीन के खिलाफ जो पूरी दुनिया में चल रहा है, वो मोदी जी भी उसमें और उनकी सरकार भी उसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि जितने मल्टीनेशनल कंपनीज है आज अपने देशों की सरकार उनको कह रहे हैं कि तुम वापस आओ, वरना तुम्हारे ऊपर हम और टैक्स लगाएंगे। तो क्या होगा, क्योंकि हर सरकार अब उस संकट के दौर में
उस संकट को निकलने के लिए केवल एक रास्ता उनके सामने है, और वो है मजदूरों का श्रम का लूट को हम और तेज कैसे करें। और हिंदुस्तान में ये चल रहा है, एक तरफ पूरा प्राइवेटाइजेशन और दूसरी तरफ मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए तमाम लेबर लॉज को समाप्त करके अभी ये होड़ लगेगी। कौन से प्रदेशों में 8 घंटा से 12 घंटा बढ़ा दिया, पूंजी वहां जाएगी। कौन से प्रदेशों में सारे श्रम कानून खत्म कर लिए, पूंजी वहां जाएगी। तो आज ये कंपटीशन वो करना चाहते हैं कि अगर तुम हमारे इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो ये सारा कुछ गुलामी, पहले उसकी स्थिति बनाओ मजदूरों की, कानून समाज, तब हम आएंगे। लेकिन फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का, उसका भी अगर आप देखेंगे तो कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए ये बेरोजगारी के मुद्दे के साथ साथ जो सरकार इस लॉकडाउन के तहत अपनी आर्थिक नीतियों का एजेंडा थोपना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन और लेबर लॉज के आधार पर, कृषि क्षेत्र में तमाम प्रोक्योरमेंट का प्राइवेटाइज करके बड़े एग्री बिजनेसेस, जो एग्रीकल्चर, जो खेत संबंधित बिजनेसेस हैं, जो बड़े ग्रेन कंपनीज हैं, मोन्साटो जैसे, उन सब को मदद पहुंचाकर वो सीधा प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वो खुली छोड़ देना चाहते हैं, ये कहकर कि किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा, खुद तो एमएसपी बढ़ाएंगे नहीं, और जैसे मजदूरों के श्रम कानून समाप्त करके लूट का रास्ता निकालना चाहते हैं, उसी तरह साथियों वो कृषि क्षेत्र में भी मंडी को, मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर पॉलिसीज को बढ़ावा देकर वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो उनका पुराना एजेंडा था, लॉकडाउन के तहत उन्होंने ये सब किया है। तो ये अगर हालात है तो निश्चित ऊपर हम तो स्पष्ट है, संघर्ष हमारा नारा है, संगठन हमारा नारा है, और जो भी तरीका हम अपनाते हैं, लेकिन हमें रीच आउट करना है। नए सेक्शंस जो आज सड़कों पर उतरे वो हमारे हैं, लेकिन साथ साथ मोदी जी का केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक, जैसे मैंने बताया। और इस पूरे दौर में जिस रूप में जनता को बांटने के लिए, कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल किया पूरे सोशल मीडिया को, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर टिप्पणी आने शुरू हो गए कि ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन अमेरिका की जो कमिटी है, जो रिलीजियस फ्रीडम के बारे में कभी कभी कुछ सही भी बोलते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जो कर रहे हैं हिंदुस्तान में बिल्कुल गलत है। तमाम यूएई कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, और फिर हमारे जयशंकर जी को फोन पर लगाकर उन सबको बताना पड़ा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। कितनी शर्म की बात है, लेकिन ऐसे बात है। और जैसे हमारी यूनिटी बढ़ेगी, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स की यूनिटी बढ़ेगी, तमाम मजदूरों की और किसानों की यूनिटी बढ़ेगी, वैसे ये लोग ये करेंगे। और एक और बात मैं आखिर में कहना चाहूंगी कि हमारे देश में सामाजिक असमानताएं पहले से हैं। जाति प्रथा के आधार पर हमारे देश में कितनी क्रूरता आज मौजूद है, कितनी भेदभाव दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ। इस दौर में जो प्रिवेलिंग सोशल इनइक्वालिटीज है, जो मौजूदा सामाजिक असमानताएं हैं, वो और तीव्र हुए हैं। दलितों के खिलाफ बहुत घटनाएं घट रहे हैं। आदिवासियों की तमाम जो संवैधानिक
जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं वो सब समाप्त किए जा रहे हैं, सब समाप्त। फिफ्थ शेड्यूल के तमाम अधिकार समाप्त, और विशेषकर महिलाओं के लिए इस दौरान, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा बोझ जिस पर अगर गया है वो महिलाओं के ऊपर। एक मजदूर के आधार पर, एक प्रवासी मजदूर के आधार पर, अवीना बेगम कटिहार के जो प्लेटफॉर्म पर पड़ी रही, उसकी मृत्यु हुई, और उसका बच्चा उस चद्दर के नीचे से अपनी माँ को जगाने का प्रयास कर रहा है। वो है शक्ल हमारे देश की महिला माइग्रेंट वर्कर जो सफर किए हैं, और उस सफर में कितने सेक्सुअल अब्यूज की कितने घटनाएं घट रहे हैं, इसका भी कोई हम लोग नहीं कह सकते। कितनी हिंसा हो रही है। इसके साथ साथ सामाजिक रिश्तों के कारण घरों में कितना जबरदस्त काम का बोझ उठा रहे हैं, कितने अपनी जरूरतों की त्याग कर रहे हैं। तो ये सामाजिक जो असमानताएं हैं लॉकडाउन में और तीव्र हुए हैं। तो जब हम संघर्ष की बात करते हैं साथियों, उसका जो सामाजिक रूप है और जो बीजेपी का जो ये फ्यूडल सामंती मनोवादी संस्कृति के आधार पर जो उनका एजेंडा है, जो लॉकडाउन के आधार पर उन ताकतों को उन्होंने मजबूती पहुंचाने का प्रयास किया, हमारा काउंटर फोर्स है जो एक संपूर्ण रूप के दृष्टिकोण को लेकर इस पूंजीवादी ढांचा के जो मुख्य प्रतिनिधि है मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस, उनकी नीतियों का, उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी प्लेटफॉर्म का हम समझते हुए जनता के बीच जाकर हर फोरम को इस्तेमाल करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, व्हाट्सएप ग्रुप्स का, हमें हर गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। हर गांव में जो वहां नौजवान है उनके पास वो फोन्स होते हैं, हमारे सीनियर साथियों के पास शायद हो या ना हो, लेकिन नौजवानों के पास है। हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और अपनी मैसेजिंग हमें पहुंचाना है, क्योंकि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में ये हमारे देश की जनता है जिन्होंने दिखाया है उनकी दृढ़ता, उनकी ईमानदारी, उनकी त्याग की क्षमता। हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे मेडिकल स्टाफ, उन्होंने दिखाया है, लेकिन उसका फायदा मोदी सरकार उठाने का प्रयास कर रही है जो देश की जनता और देश के हित के खिलाफ है। इसलिए साथियों, ये तमाम चुनौतियों में पिछले 2 महीने बड़े संघर्ष नहीं हो पाए, लेकिन हमारे पार्टी की नीति, हमारे पार्टी की समझ, अलग अलग संघर्षों के तौर तरीके अपनाकर हम लोगों ने स्पष्ट किया। हम रहे देश भर में लाखों की तादाद में हमारे साथी रहे हैं उन प्रवासी मजदूरों के दुख के साथ, राहत पहुंचाए हैं। सब जगह आप किसी से भी पूछे, वो लाल झंडा उनको दिखा है जहां जिस प्रदेश में वो थे। त्रिपुरा जैसे प्रदेश में जहां ट्राइबल्स की ये हालात है, राहत देने के वक्त 29 जगह हमारे कॉमरेडों पर हमला हुआ, लेकिन वो खड़े रहे। बंगाल के अंदर जो हालात बने, आज हमारे पास एक तस्वीर आए कि एक डिस्ट्रिक्ट में जहां वहां के गांव वाले माइग्रेंट वर्कर वापस आए, इसलिए सब क्वारंटीन में हैं, लेकिन खेती की फसल काटने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह पर फसल अलग अलग समय कटती है,
तो फसल काटने के लिए DYFI के साथ ही जाकर वहां किसानों की मदद, गांव की मदद के लिए वो फसल काट रहे। ये हमारी स्पिरिट है, ये हमारी कमिटमेंट है। और केरल ने सबको प्रेरणा दिया है मेरे प्रिय साथियों। केरल ने दिखाया है कि नीतियों के साथ साथ जहां जनता हमें जिम्मेदारी देती है, वहां हम एक अलग वैकल्पिक नीति के रूप में जनता की सेवा में, प्रदेश की सेवा में और देश के सामने हम एक सही रास्ता दिखाने में हम सक्षम हो सकते हैं, और हम हैं। तो यही हमारे एक संदेश है, आप सबका संदेश है, आप सबकी आवाज है। और एक साथ मिलकर साथियों, अभी हमें और दृढ़ता के साथ लगना है, विशेषकर बिहार के अंदर जहां लाखों लोग अभी आएंगे। आपके सामने विभिन्न प्रकार के समस्याएं होंगे, बाधाएं होंगे, लेकिन आपके हाथ में लाल झंडा है, आपके हाथ में लाल झंडा की विरासत है, आपके हाथ में बिहार की पार्टी की इतनी कुर्बानियां हैं। अब भी हमें पता चला सामंतों ने भूमि सुधार संघर्ष के आधार पर जहां जमीन को लेकर वहां है हमारे साथियों, वहां सरकार की मदद से उन्होंने हमला करने का प्रयास किया। इस बीच में हमारे प्रिय कॉमरेड की हत्या भी हुई सामंतों के हाथों में। तो आपका एक विरासत है साथियों, उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, यही हमारी उम्मीद है। हम लोग सब एक साथ हैं और पूरी पार्टी CPIM एक साथ मिलकर हम लोग आगे चलेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको सलाम करती हूँ, लाल सलाम करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा मजबूत लाल झंडा और भी मजबूत होगा। लाल सलाम कॉम्रेड्स। थैंक यू कॉमरेड। अब हम इस लाइव को बंद कर रहे हैं।